हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेटा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया था। एवरे, मैकलियोल्ड एंड मैककार्टी जो साइंटिस्ट ने किया था। अब हम करेंगे कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया था। ठीक है, अभी तक जो ये जो डीएनए था हेरिडिटरी मटेरियल है, इस बात का पता तो चल गया था, पर सारे बायोलॉजिस्ट जो थे वो इस बात को नहीं मान रहे थे। अभी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इसका बाकी था, और वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दो साइंटिस्ट ने दिया 1952 में। देखो कहानी कब स्टार्ट हुई थी, ग्रिफिथ से 1928 में, और 1952 आ गया है। और 1952 में अब आप देख लो अप्रॉक्सीमेटली कितने साल हो गए। ठीक है, तो इतने सालों में बस हम यही प्रूव कर पाए कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। ओके, अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए की, इसकी क्या कहानी है, ये कैसे प्रूव हुआ उसको देखते हैं। एल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेस दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरियोफेज के ऊपर। अब ये बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, देखो बैक्टीरियोफेज बड़ा सिंपल सा टर्म है, बहुत बार आपने सुना हुआ है, आपको पता है। मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि बैक्टीरियोफेज होता है वो वायरस जो बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा। और बैक्टीरिया के अंदर वायरस का क्या हिस्सा जाता है, डीएनए जाता है, ये आप लोगों को पता, जेनेटिक मटेरियल जाता है। ओके, तो आपका हार्शे और चेस ने बैक्टीरियोफेज लिया और उस बैक्टीरियोफेज से इन्होंने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया, और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को पूरा किया। एक्सपेरिमेंट कैसे किया वो मैं डायग्रामेटिकली से आपको समझाती हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, आप लोगों को भी मैं डायग्राम ड्रॉ करवा चुकी हूँ, आप लोगों को भेजे थे मैंने, पेजेस हैंड रिटन आप लोगों ने लिख लिए होंगे। देखिए जो बैक्टीरियोफेज था, वो बैक्टीरियोफेज जो है वो हमारा ये वायरस है, ये रहा वायरस। वायरस को आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो वायरस होता है उस वायरस के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है अंदर, और बाहर जो है उसका कैप्सिड होता है। कैप्सिड का मतलब होता है प्रोटीन कोट। ठीक है, और ये जो प्रोटीन कोट होता है ये आपका बाहर ही रह जाता है, ये अंदर नहीं जाता। आप लोगों ने लास्ट जो आपका +1 क्लास थी, उस +1 क्लास के अंदर आप लोगों ने इस बात को इसको हमने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था। वायरसेस को भी पढ़ा था, और हाँ बैक्टीरिया को भी पढ़ा था। ठीक है, तो अब इन्होंने किया क्या, देखो इन्होंने दो साइड बाय साइड एक्सपेरिमेंट्स किए। ओके, पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफेज लिया और उस बैक्टीरियोफेज को रेडियो एक्टिव सल्फर के मीडियम के अंदर रखा। ठीक है, जो सल्फर होता है ना, वो प्रोटीन जो होते हैं ना, प्रोटीन जो होता है उसका एक बायोमोलिक्यूल होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो ये जो बैक्टीरियोफेज जिस प्रोटीन जो ये जो रेडियो एक्टिव सल्फर जो है उसके लेवल के अंदर न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर रहा, तो ये रेडियो एक्टिव सल्फर इसके प्रोटीन कोट के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गए। अब इस वायरस को यानी कि बैक्टीरियोफेज को उसने अलाउ किया कि जो एक्सकर्शिया कोलाई है, ई कोलाई है, उसके अंदर ये अंदर चला जाए, यानी कि इसको अलाउ किया। जब बैक्टीरियोफेज आपके बैक्टीरिया के अंदर जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। याद आया, ये भी आप लोगों ने +1 में किया था, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये अंदर आपका नॉट ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन तो आपका वो ग्रिफिथ वाला था। ठीक है, तो जब आपका बैक्टीरियोफेज किसी ई कोलाई के अंदर जाता है तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसडक्शन। ओके, तो ट्रांसडक्शन हो गई। ट्रांसडक्शन हुई तो देखो प्रोटीन कोड जो रेड वाला है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर है वो बाहर ही रह गया, और आपका वायरस का जो डीएनए है, बैक्टीरियोफेज का जो ये जो ब्लैक कलर का डीएनए ये अंदर आ गया। ये अंदर आने के बाद हमारा अंदर रेप्लिकेट करेगा, बहुत सारा रेप्लिकेट करने के साथ साथ ये जो बैक्टीरियल यानी कि होस्ट डीएनए उसके साथ भी इनकॉर्पोरेट हो जाता है, हो गया इनकॉर्पोरेट।
अब इसी एक्सपेरिमेंट को ना इन्होंने स्टेप्स भी बोला है। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट स्टेप क्या है? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है? आपका जो बैक्टीरियोफेज है वो होस्ट के अंदर जाता है, यानी कि ट्रांसडक्शन होती है। उसके बाद ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब होता है कि वो जो है अंदर जो जो वायरल जीनोम है वो अंदर जाके रेप्लिकेट कर जाए। और देन जो है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है कि अब ये जो बैक्टीरियल होस्ट वगैरह जो कुछ भी था, इस सबको एक न्यूट्रिएंट मीडियम में वो रख लेंगे और न्यूट्रिएंट मीडियम में जो है सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डालकर उसको खूब जोर जोर से घुमाएंगे। सेंट्रीफ्यूगल मशीन तो पता होगी ना, सेंट्रीफ्यूगेशन तो आपकी एक टेस्ट ट्यूब होती है सिंपल सी, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर किसी लिक्विड मीडियम को डालते हो, उसके अंदर जो भी चीज़ आपने डालनी वो डालती हैं और फिर वो मशीन गोल गोल घूमती है, ठीक है, उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। तो तीसरा स्टेप क्या हो गया? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद अब क्या होगा कि ये जो ऊपर जो प्रोटीन कोट चिपके हुए थे, जब इसे गोल गोल घुमाओगे तो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया अलग हो जाएगा और आपका ये जो रेडियो एक्टिव है ना, इसके अंदर सल्फर रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट बाहर रह जाएगा। ओके, तो इसके अंदर क्या हुआ कि जो सुपरनेटेंट था, ठीक है, सुपरनेटेंट क्या होता है? जो टेस्ट ट्यूब है, जो ऊपर लिक्विड वाला पार्ट हो जाए ना, ऊपर वाला पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज सुपरनेटेंट। तो सुपरनेटेंट ऊपर वाले पार्ट में क्या रह जाएगा? ऊपर आएगा आपका रेडियो एक्टिव, ये क्योंकि ये हल्का है, और ये जो बैक्टीरिया ये नीचे सेटल डाउन कर जाएंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ये इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया? इस एक्सपेरिमेंट में कुछ नहीं किया भाई, बड़ा सिंपल सा वायरस लिया, वायरस को सल्फर रेडियो एक्टिव सल्फर में डाला, फिर उसको इन्फेक्शन के लिए भेजा, उसने इन्फेक्ट कर दिया बैक्टीरिया को। उसके बाद ब्लेंडिंग हुई, ब्लेंडिंग के अंदर जो डीएनए थे वो रेप्लिकेट करके खूब सारे हो गए, उसके अंदर इनकॉर्पोरेट भी हो गया होस्ट के अंदर। फिर उसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाला, गोल गोल से खूब घुमाया, घुमाने के बाद भाई प्रोटीन कोट अलग हो जाएंगे और ये आपका बैक्टीरिया अलग हो जाएगा, यानी कि होस्ट अलग हो जाएगा। जो प्रोटीन कोट है उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी होगी, वो ऊपर रहेगा सुपरनेटेंट में। समझ में आई? सिंपल। उसके बाद अब कंक्लूजन तो बाद में देखेंगे, पहले एक्सपेरिमेंट समझो। उसके बाद दूसरा एक और सेट लिया एक्सपेरिमेंट में, उसमें जो वायरस था उसको फॉस्फोरस के अंदर डाल दिया, फॉस्फोरस रिच, और वो फॉस्फोरस कैसी थी? फॉस्फोरस 32 थी और वो रेडियो एक्टिव थी। ओके, अब ये जो फॉस्फोरस वाला था, ये फॉस्फोरस किसका पार्ट होता है? डीएनए। डीएनए के अंदर फॉस्फेट ग्रुप आता है ना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, तो फॉस्फोरस के साथ गया। अब फॉस्फोरस जो था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, वो इनकॉर्पोरेट हो गया डीएनए के अंदर। रेड कलर का हो गया ना डीएनए, देखो यहाँ पर रेड क्या था? बाहर वाला था। कलर से देखो, रेडियो एक्टिविटी को उसने कहाँ से रेड कलर से डिनोट कर रखा है बुक में। उसके बाद भाई फिर वही इन्फेक्शन हुआ, फिर ब्लेंडिंग हुआ, अब आपका रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाला नीचे आ गया। अब आपका जो सेंट्रीफ्यूगल किया, फिर आपका ये कैप्सिड जो थे, प्रोटीन कोड जो थे, वो ऊपर रह जाएंगे सुपरनेटेंट में। अब क्या हुआ देखो, अब जो सुपरनेटेंट था ना उसके अंदर तो कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं होगी। रेडियो एक्टिविटी कहाँ फाइंड आउट होगी? रेडियो एक्टिविटी होगी होस्ट के अंदर। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो ट्रांसफर होता है वो ट्रांसफर होता है डीएनए, ना कि आपका प्रोटीन। ओके, अगर यहाँ पर डीएनए के अंदर यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी कहाँ है? सुपरनेटेंट में है, बाहर ही है। रेडियो एक्टिविटी अंदर है, बाहर है। और यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी कहाँ है? नीचे है, बैक्टीरियल के अंदर है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि भाई ट्रांसफर क्या हो रहा है? अंदर क्या जा पा रहा है? सिर्फ और सिर्फ आपका जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जो इनहेरिट होता है वो जेनेटिक मटेरियल है, जो ट्रांसफर होता है वो जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि डीएनए है। ठीक है, तो ये था हमारा हार्श एंड चेज का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब आप एक बार इसको रीड आउट करो, ध्यान से इसको समझो, और ये एज इट इज 3 नंबर में आपका बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है, और इसके ऊपर आपसे वैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीट के अंदर भी, कि बताओ रेडियो एक्टिव जो फॉस्फोरस था वो कौन सा था। तो आपको याद रखना है कि ये P32 था। सल्फर रेडियो एक्टिव कौन सा? S35 था। ब्लेंडिंग क्या होता है? इन्फेक्शन क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? सुपरनेटेंट क्या है?
सिंपल सिंपल से वर्ड्स हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि हार्श एंड चेज ने ये बता दिया कि भाई जो है ट्रांसफ़र होता है अंदर जो जाता है वो आपका डीएनए है। ठीक है, अब ये था ट्रांसडक्शन का एक्सपेरिमेंट। और देखो लास्ट लाइन जो है इसमें क्या लिखा है, डीएनए इज देयरफॉर द जेनेटिक मटेरियल दैट इज पास्ड फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। ये आपका इन्होंने बताया था कि भाई हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो होता है डीएनए और वही ट्रांसफ़र होता है। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं एनसीईआरटी से, ये तीनों एक्सपेरिमेंट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने हैं, बार बार पढ़ने हैं। और जब भी आपको नीट का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ये स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखें। इसमें मैं पहले बता रही हूँ कि बहुत सारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मिस्टेक्स होंगी। कहीं भी डाउट होता है तो सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक खोलना, उसकी रीडिंग देना और वहाँ से समझना, वहाँ से डाउट क्लियर होगा आपका। अदरवाइज और किसी रेफरेंस बुक से ये टॉपिक्स ढंग से करेक्टली क्लियर नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को कीजिए और अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।